हेलो एवरीवन। आज मॉडर्न हिस्ट्री मैंने बोला था कि मॉडर्न हिस्ट्री में आप लोगों को पढ़ाऊंगा। तो चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं। यूरोपियों का आगमन से लेके स्टार्ट करते हैं। ठीक है कि भारत में यूरोपियों का आगमन है ना। यूरोपियों का आगमन। ठीक है, इससे पहले जो कंपनी भारत में आई थी उससे पहले मैं आपको कुछ चीज़ों को बता देता हूँ कि स्थापना जिस कंपनी का जो कंपनी भारत में आया था, पहले उसके स्थापना के बारे में हम लोग देख लेते हैं कि सर्वप्रथम कौन सा कंपनी आई थी भारत में। ठीक है, वो तो आगमन के बारे में पढ़ाएंगे जब आगमन हुई थी। उससे पहले हम स्थापना देख लेते हैं कि कौन कौन सा कंपनी थी और उसके स्थापना क्या था, कब हुआ था स्थापना। ठीक है, उसके बारे में देख लेते हैं। तो देखिए, स्थापना देखते हैं, है ना। कंपनी का स्थापना एक ट्रिक है जिसे आपको याद रहेगा हमेशा। इस ट्रिक को आप हमेशा याद रखिएगा, फायदा करेगा, आप भूलिएगा नहीं कभी भी। ठीक है, तो ट्रिक देखिए, एक ट्रिक है पेड कर दे, ऐसे ही है, पेड पेड दे फ्रांस, है ना। इसको अलग अलग कर लेना। अब इस ट्रिक का क्या मतलब हुआ उसके बारे में हम आपको बताते हैं। देखिए, सर्वप्रथम पुर्तगाली आए थे। ठीक है, वास्को डी गामा, वो पुर्तगाल के ही थे। तो पी से हम क्या करेंगे, पुर्तगाल। पहले कंपनी कौन होगा, तो पुर्तगाली कंपनी। ई से हो गया आपका इंग्लैंड। ठीक है, इंग्लैंड। डी से डच हो जाएगा, और ये दोनों का मतलब हो गया डेनमार्क। फ्रांस, फ्रांस का मतलब हो गया फ्रांस। और 100 का मतलब हो जाएगा स्वीडन, है ना। आप इस ट्रिक को याद रखेंगे, आप इस ट्रिक को याद रखेंगे, आपको भारत में आए कंपनियों के बारे में इस ट्रिक से याद रहेगा, है ना। कभी भी अगर आप पढ़ेंगे या याद नहीं आ रहा हो तो आप इस ट्रिक को एक बार लिख लेंगे कॉपी में और याद करने का कोशिश करेंगे क्रम वाइज कि पहले कौन आया था। ठीक है, पहले किसकी स्थापना हुई थी। तो प्रथम आया था पुर्तगाली, उसके बाद इंग्लैंड जिसको ब्रिटिश भी कहते हैं या अंग्रेज कहिए, डच, उसके बाद डेनमार्क जिसको डेनिश कहते हैं, फ्रांस तो फ्रांसी होगा, है ना, और 100 से स्वीडन हो जाएगा, है ना। तो आप इसके बारे में, ये जितना कंपनी मैंने आपको लिखाया है
अब इसको क्रम वाइज स्थापना देख लेते हैं कि कब कब इसकी, और उसके बाद उसके आगमन के बारे में देख लेंगे। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या नोट्स बना रहे हैं तो आप नोट्स बना लेंगे इसको। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं पुर्तगाल का स्थापना, पुर्तगाली कंपनियों का स्थापना। जितना भी मैंने कंपनी के बारे में लिखा है उसका मैं उसका स्थापना बता देता हूँ कि कब कब इनकी स्थापना हुई थी। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ। ओके, देखिए फर्स्ट आई थी पुर्तगाल ईस्ट इंडिया कंपनी। इसकी स्थापना 1498 ईस्वी में हुआ। पुर्तगाल ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना 1498 ईस्वी में हुआ था। दूसरा हो गया ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। इसकी स्थापना 31 दिसंबर 1600 को हुई। आप इसको याद नहीं रखेंगे फिर भी चलेगा, लेकिन इसको जरूर याद रखेंगे। ठीक है, थर्ड हो गया, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, थर्ड बताते हैं। तीसरा है डच ईस्ट इंडिया कंपनी, है ना। इसकी स्थापना 1602 ईस्वी में हुई थी। चौथा हो गया डेनमार्क ईस्ट इंडिया कंपनी। इसकी स्थापना 1616 ईस्वी में हुई थी। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे का और बताते हैं। पांचवा है फ्रेंच या इसको फ्रांस भी बोल सकते हैं। फ्रांस ईस्ट इंडिया कंपनी। इसकी स्थापना 1674 ईस्वी में हुई थी। छठा हो गया स्वीडिश ईस्ट
कंपनी इसकी स्थापना 1731 ईस्वी में हुआ था। ठीक है। टोटल 6 कंपनी आई थी। ठीक है, 6 कंपनी आई थी, लेकिन हम लोगों को 4 ही कंपनी के बारे में पढ़ना है। ठीक है, आप फर्स्ट पढ़ लीजिए, पुर्तगाल पढ़ लीजिए, ब्रिटिश अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी, उसके बाद डच ईस्ट इंडिया कंपनी, और उसके बाद फ्रांस ईस्ट इंडिया कंपनी। ये 4 वो इम्पोर्टेंट है ना एग्जाम के दृष्टिकोण से। ये 4 कंपनी इम्पोर्टेंट है, बाकी 2 नहीं भी पढ़ेंगे तो चलेगा। डेनमार्क नहीं पढ़िए, स्वीडिश इसको नहीं पढ़िए, या और जो डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी है उससे सवाल नहीं आएगा, लेकिन जो 4 है उससे ज़रूर क्वेश्चन आएगा। ठीक है, अब आगे इसके बारे में देख लेते हैं कि कौन कौन पहला कंपनी माने भारत में फर्स्ट कंपनी कौन आया था। ठीक है, अब उसके बारे में थोड़ा डिटेल से देख लेते हैं। अब पढ़ते हैं कंपनी का आगमन। है ना, सर्वप्रथम पुर्तगाली ईस्ट इंडिया पुर्तगाल ईस्ट इंडिया कंपनी पुर्तगाल ईस्ट इंडिया कंपनी सर्वप्रथम पुर्तगाल ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आई थी। अब पुर्तगाल ईस्ट इंडिया के कंपनी के बारे में तो बता ही दिए हैं कि इसकी स्थापना हुई थी 1498 ईस्वी, है ना। अब इसके बारे में समझते हैं कि पुर्तगाल ईस्ट इंडिया कंपनी कैसे आई भारत में। तो पुर्तगाल के एक नाविक थे जिनका नाम वास्को डी गामा था। उन्होंने केप ऑफ गुड होप के रास्ते होकर उन्होंने 17 मई 1498 ईस्वी को केरल के, है ना, केप ऑफ गुड होप के रास्ते 17 मई 1498 ईस्वी को पुर्तगाल के नाविक वास्को डी गामा केरल के कालीकट बंदरगाह पे पहुंचा। वहाँ के शासक वहाँ का शासक जो था उनका नाम जमोरियन था, है ना, जमोरियन था। और उन्होंने एक विदेशी नाविक को देखा, उनकी सेना जो थी, उन्होंने सर्वप्रथम देखा, है ना, क्या वास्को डी गामा को। तो वास्को डी गामा एक नाविक थे और उन्होंने केप ऑफ गुड होप से होते हुए भारत की खोज की। कहा जाता है कि भारत की खोज करने के लिए वास्को डी गामा आए थे, है ना। तो वास्को डी गामा जो आए वो
घूमते 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 कैप ऑफ गुड होप कैप ऑफ गुड होप के होते हुए उन्होंने भारत में प्रवेश किया, है ना। और केरल के जो राजा थे जमोरियन था, तो उन्होंने उनका वास्को डी गामा को स्वागत किया कि इससे कोई पुरुष आया था, कोई मतलब उनके लिए बहुत गर्व की बात थी कि कोई हमारे इलाके में आए हैं, हमारे देश में आए हैं। तो जमोरियन जो राजा थे उनके लिए बहुत गर्व की बात थी, तो उन्होंने बहुत ही उनका अच्छे ढंग से स्वागत किया। जमोरियन जो केरल के राजा थे और उनको बहुत अच्छे से सम्मान दिए, इज्जत दिए। और जब वास्को डी गामा जब भारत से जाने लगे तो जमोरियन जो केरल के राजा थे उन्होंने मसालों से उनके नाव को भर दिया, है ना। उनके नाव को मसालों से भर दिया और कुछ जो मसाले थे उन्होंने खरीदा भी, कुछ मसाले वास्को डी गामा खरीदे भी और सारे मसाला को उन्होंने यूरोप ले गए, है ना। यूरोप जब ले गए तो उन्होंने यूरोप में उनको उस सारे मसाला को बेचा, है ना। यूरोप वासियों को उन्होंने अपने जो मसाला भारत से ले गए थे वहाँ बेचे। बेचने के बाद वास्को डी गामा को अपने सारे खर्च निकाल के, सभी खर्चे निकाल कर जो प्रॉफिट का पैसा बचा, प्रॉफिट उनको मिला, उनको 60 गुना मिला। 60 गुना का फायदा उनको वास्को डी गामा को मिला। तो वास्को डी गामा बहुत खुश हुए कि भारत से मसाला लाए और जितने का लाए उससे हमको 60 गुना फायदा मिला। उनको बहुत ही अच्छा लगा, बहुत खुशी मिला कि भारत में बहुत मसालों की कमी नहीं है, ऐसे में मैं जाके भारत से बहुत सारे मसाला लेके मैं बेच सकता हूँ अपने यूरोप में। तो उन्होंने जब उनको 60 गुना का फायदा मिला तो उन्होंने फिर सोचा कि फिर से भारत जाया जाए, है ना। फिर से भारत चला जाए ताकि मसाला फिर से लेके आए और यूरोप में बेचें। उनको लोभ हो गया। आप ही समझिए कि कोई व्यक्ति 100 रुपया का कोई सामान लिया, उनको 1 लाख का फायदा मिला, 1 लाख का फायदा मिला। तो कोई भी व्यक्ति को जो 100 रुपये का सामान लाया 1 लाख में वो मतलब उनको प्रॉफिट मिला, तो आप समझ सकते हैं उस व्यक्ति का दशा क्या होगा। स्वाभाविक सी बात है कि उनको लगेगा ये तो बेस्ट काम है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा बिजनेस हो सकता है, बहुत कमाए है इसमें। तो उन्होंने फिर सोचा और फिर क्योंकि वास्को डी गामा रास्ता देख लिए थे भारत का, उनको पता था भारत का रास्ता, तो उन्होंने फिर 1502 में पुनः फिर आए, है ना। 1502 में ईस्वी में फिर वास्को डी गामा भारत फिर आए। लेकिन इस बार उनकी
मृत्यु हो गई किसी कारण, है ना, और भारत में ही हुई है मृत्यु, है ना। केरल जो है कोच्चि, इसको हम कोच्चि कहते हैं, केरल में ही उनकी मृत्यु हो गई, है ना। तो अब वास्को डी गामा को ही सारे रास्ता भी पता था, ऐसे जब आए तो भारत में उनको बीमारी हो गई जिससे उनकी मृत्यु हो गई। उनकी मृत्यु होने के बाद 1503 में पुर्तगाली लोग क्या किए, तो जो कोच्चि था उनके किला को जीत लिए। किला को 1503 ईस्वी में पुर्तगालियों ने कोच्चि के किला को जीत लिया, और फिर उसके बाद 1505 में एक गवर्नर नियुक्त किए जिसका नाम था फ्रांसिस डी अल्मोडा, है ना। पुर्तगालियों ने एक गवर्नर नियुक्त किया 1505 में फ्रांसिस डी अल्मोडा को, ठीक है। अब फ्रांसिस अल्मोडा को गवर्नर नियुक्त किया गया, और फ्रांसिस डी अल्मोडा जब वो कार्यभार संभाले तो उन्होंने सर्वप्रथम नौसेना को उन्होंने बहुत ही मजबूत किया। फ्रांसिस डी अल्मोडा क्या किए, तो अपने जो नौसेना थे उनको बहुत ही मजबूत करने लगे, और उन्होंने ब्लू वाटर पॉलिसी को अपनाया। ब्लू वाटर पॉलिसी को अपनाया, ठीक है ना। लेकिन उतना सक्सेसफुल नहीं हो पाया। देखिए फ्रांसिस डी अल्मोडा जो है नौसेना को तो सुदृढ़ किए ही, और उन्होंने फिर ब्लू वाटर पॉलिसी का मतलब अपनाया, फिर भी उन्होंने ज़्यादा विकास नहीं कर पाया अपने कंपनी के लिए, ठीक है। उसके बाद फिर पुर्तगाल के जो राजा थे उन्होंने फिर एक गवर्नर को नियुक्त किए जिसका नाम था अल्बुकर्क। 1509 में क्या किए, अल्बुकर्क को नियुक्त किए, है ना। अल्बुकर्क को फिर से नियुक्त किए, है ना। अल्बुकर्क को पुर्तगालियों ने गवर्नर फिर से नियुक्त किए, उनके राजा ने, है ना। अल्बुकर्क बहुत ही योग्य निकले, है ना। 1509 में उनको नियुक्त किया गया, योग्य गवर्नर मतलब निकले, सबसे योग्य निकले, है ना, गवर्नर, है ना। और इनको वास्तविक अगर माना जाता है, अगर पुर्तगाल का अगर वास्तविक गवर्नर अगर किसी को माना जाता है तो वो अल्बुकर्क को ही माना जाता है, क्योंकि इन्होंने बहुत ही अच्छा काम सब किए, है ना। जब 1509 में इनको नियुक्त किया गया तो इन्होंने बहुत ही अच्छा विकास भी किए, और अच्छा से मतलब अच्छा से कंपनी को चलाया, ठीक है, चलाए। अब देखते हैं अल्बुकर्क ने क्या क्या किया, है ना। अल्बुकर्क ने अगर एग्जाम में पूछे कि वास्तविक पुर्तगालियों का वास्तविक गवर्नर कौन है, तो आप अल्बुकर्क को मारिएगा, ठीक है। ऑप्शन में अल्बुकर्क को ही आप मारिएगा।
ठीक है। फर्स्ट था अल्मीडा, ठीक है। उसके बाद अल्मीडा ज़्यादा मतलब नहीं अच्छे से कंपनी को नहीं संभाल पाए, लेकिन तो उनके बाद अल्बुकर्क को नियुक्त किया गया। अल्बुकर्क को ही वास्तविक मतलब गवर्नर माना जाता है, ठीक है। और अब इनके बारे में देख लेते हैं, अल्बुकर्क के बारे में देख लेते हैं। देखिए, अल्बुकर्क ने बीजापुर के शासक से गोवा को जीता, है ना। बीजापुर के शासक उनसे क्या किया, गोवा को अल्बुकर्क ने जीत लिया, है ना। गोवा को जीतने के बाद गोवा के जीतने के बाद अल्बुकर्क ने संख्या को सोचा कि भारत में अपने संख्या को बढ़ाया जाए, तो उन्होंने भारतीय महिलाओं से शादी करने के लिए प्रेरित किया। पुर्तगालियों को क्या किया, भारतीय महिलाओं से शादी करने के लिए अल्बुकर्क ने प्रेरित किया कि आप भारतीय महिलाओं से शादी कीजिए और अपने संख्याओं को बढ़ाइए, है ना। आज जो हम लोग कहते हैं इंडियन एंग्लो, वो उन्हीं लोग के बच्चे हैं जिसको इंडियन एंग्लो कहते हैं, है ना। संसद में जो मनोनीत किया जाता है सीटें, वो उन्हीं लोग को, पुर्तगाली लोग के ही बच्चे हैं, जिसको इंडियन एंग्लो कहते हैं, है ना। तो अल्बुकर्क ने शादी करने के लिए प्रेरित किया। उसके बाद अल्बुकर्क का संबंध आपका कृष्णदेव राय से भी अच्छा रहा था, है ना। बीजापुर के शासक जो थे, बीजापुर कहते हैं, विजयनगर के शासक कृष्णदेव राय थे, उनका भी कृष्णदेव राय से भी उनका संबंध अच्छा था, है ना। अल्बुकर्क का, है ना, अच्छा संबंध था, है ना। उसके बाद अल्बुकर्क ने सर्वप्रथम तंबाकू एवं आलू का खेती प्रारंभ किया भारत में। अल्बुकर्क ने ही भारत में सर्वप्रथम तंबाकू और आलू की खेती प्रारंभ किया, है ना। प्रिंटिंग प्रेस का स्थापना किया भारत में। प्रिंटिंग प्रेस का स्थापना अल्बुकर्क ने ही किया है, ये बोले तो पुर्तगाली ने ही किया है ना। प्रेस की स्थापना की है। उसके बाद देखिए, पुर्तगाली जो थे वो भारत में व्यापार अधिक नहीं कर पाए, लेकिन उनको इंडोनेशिया से वो ज़्यादा पुर्तगाली इंडोनेशिया से ज़्यादा व्यापार करते थे। इंडोनेशिया से ज़्यादातर व्यापार, अच्छा व्यापार करते थे, है ना। और भारत में ज़्यादा व्यापार नहीं कर पाए, लेकिन इंडोनेशिया में उन्होंने इंडोनेशिया से व्यापार अच्छा करने लगे, है ना। और सर्वप्रथम पुर्तगाली ही भारत आए थे, ये तो बता ही दिया था मैंने, है ना।
अब आगे देखते हैं। इतना ही पढ़ना है, ज़्यादा नहीं डिटेल में जाना है। यूपीएससी में इतना नहीं पूछता है। उसके बाद अल्बुकर्क की मृत्यु होने के बाद तीसरा गवर्नर नीनो डी कुन्हा को नियुक्त किया गया, लेकिन ये भी ज़्यादा मतलब विकास नहीं कर पाए। बस इन्होंने मुख्यालय जो उनका था कोचीन में, मुख्यालय जो कोच्चि में था, उसको वहाँ से वहाँ से लेके गोवा ले गया, है ना। और गोवा को राजधानी बनाया। इनसे बस इतना ही पढ़ना है कि नीनो डी कुन्हा क्या किए, अपने मुख्यालय को कोच्चि से गोवा में ले गया और उसके बाद गोवा को राजधानी बनाया, है ना। पुर्तगाली में बस इतना ही पढ़ना है ना। उसके बाद डच के बारे में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही रखते हैं क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा। ठीक है, ओके।